अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की मार्किंग। सेकंड ब्लॉक में आपके जो चैप्टर शामिल है ना, वो चैप्टर नंबर आपका 5, 6, 7, 8 एंड 61 शामिल है। और कुछ टॉपिक हैं जो आपने जेपी से करने हैं। एक्चुअली वो टॉपिक चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड बनते हैं, लेकिन गाइडन में इसके रिलेटेड काम लिखा हुआ है और सिलेबस में वो टॉपिक इसमें से नहीं मिलते, तो वो आपने स्पेसिफिक जेपी से करने हैं। वो अलग मैं मार्किंग करूँगा जेपी की। तो अब हम चैप्टर 5 में देखते हैं क्या करना है। इसमें आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से। बेसिक आपने करना है कि मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल बन रहा है ना, उसमें आपने देखना है कि पोटाशियम आयन से क्या डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है। अकेला पोटाशियम आयन बाहर जा रहा हो या अकेला सोडियम आयन अंदर आ रहा हो तो उससे कौन सा पोटेंशियल बनता है। ये दो पोटेंशियल आपने इसमें से देखने हैं, ठीक है। बेसिक डिफ्यूजन पोटेंशियल की वाइवा में क्वेश्चन आया था, डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन बताएं, और सोडियम और पोटाशियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल बताएं। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसमें ये वैल्यू करने वाली है। तो इधर पोटाशियम का लिखा हुआ है, इधर सोडियम का लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला वाइवा का क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है ये बतानी है। फिर इक्वेशन में जो ये EMF है, ये पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ये बताना है। तो जब पॉजिटिव आयन बाहर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बाहर मूव करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये वाला आपने याद रखना है। सॉरी, ये EMF नेगेटिव होगी जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा, ये लिख लेना आपने। और EMF पॉजिटिव तब होगी जब नेगेटिव आयन, यानी अपोजिट करना है आपने आयन के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका है गोल्ड मैनिफिकेशन। ये गोल्ड मैनिफिकेशन आपको सिलेबस में शामिल है। इसके लिए ना आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए जो इसने ना 3-4 लिखे हुए हैं, 1, 2, 3। पोलैरिटी, परमेबिलिटी, कंसंट्रेशन, ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी ये इक्वेशन अच्छे से आने चाहिए आपको। उसके बाद इससे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट रिजल्ट उसने इधर लिखा हुआ है, वही डिटेल से आना चाहिए। सेकंड रिजल्ट, उसके बाद थर्ड रिजल्ट, उसके बाद ये वाला फोर्थ रिजल्ट। इस रिजल्ट से आपका ना MCQs बनते हैं। उसके बाद ये वाला जो टेबल है आपका ना, ये सारा टेबल, इसमें जितना भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसने दिया हुआ है ना, ये वाला इसी तरह आपने ना याद करना है, ये टेबल अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अदर सेल टाइप है, ये टेबल में बताए गए हैं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स, ये भी नहीं करनी, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, नेक्स्ट पेज ये है आपका। इस पर ना ये वही कंटिन्यूशन है, वो नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये मेजरिंग वाला भी नहीं करना आपने, यहाँ तक ये नहीं आया इधर तक, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन क्या होता है, वैसे ये आप लोग MD कैड में पढ़ते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए किस तरह वो रेस्टिंग पहले मेंटेन कैसे होता है, फिर वो आगे नर्व इम्पल्स कैसे बनती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपको पता है कि सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होते हैं। उसकी डिटेल आगे सारी उसने बताई हुई इधर। तो इसकी डिटेल ना इधर लिखी हुई है सारी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किन चीज़ों की वजह से होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटाशियम आयन, ये उसने इधर लिखी हुई है। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, उसकी डिटेल उसने फुल इधर बताई है, ठीक है। इनको ना इलेक्ट्रोजेनिक पंप क्यों कहते हैं, ये वाइवा में आता है कि वाया सोडियम पोटाशियम और इलेक्ट्रोजेनिक पंप। उसके बाद इनके आउटसाइड और इनसाइड आने से ना जो एक्चुअली नेट पोटेंशियल में मिलता है वो -4 का होता है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर ये ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वही दोबारा से बात है कि एक नेगेटिव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ये सोडियम और पोटाशियम ने मिलकर किस तरह बनाया है। तो आपने ना इसका जो लेक्चर लेना है ना, वो लेना है आपने मेडिकल गेटवे का, वो बड़ी डिटेल से बताता है, कभी आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होगी। नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 का होता है, वो ये बताता है। फिर अकेला सोडियम आयन अगर मूव करे तो -94 नेगेटिव का पोटेंशियल पैदा होता है। अकेला सोडियम आयन अगर अंदर मूव करा तो इतना पोटेंशियल बनता है। अगर पोटाशियम बाहर जा रहा है तो इतना नेगेटिव पोटेंशियल सेल के अंदर होगा, अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो इतना होगा। ये दोनों होते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल, जो आपने पहले पेज पे पढ़ने हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दोनों आयन इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। तो सोडियम पोटाशियम पंप से 2 सोडियम अंदर आ रहे हैं, 3 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, सोडियम बाहर जा रहे हैं। तो जो नेट पोटेंशियल में मिला है वो -4 का है, ठीक है। और उसके बाद हल्की फुल्की लीकेज होती है। सोडियम आयन देखो, पोटाशियम आयन बाहर जाते हैं लीकेज के लिए, उससे बनता है -94। देखो ये अब खुद अकेला लीक हो रहा है, इसके लिए वही डिफ्यूजन पोटेंशियल है, इसका -94 लिख दिया। अब अगर सोडियम की लीकेज बहुत कम होती है तो उसके लिए ना +8 बनता है। अब आपने रेस्टिंग के लिए ये वाला देखना है, इधर ये वाला सिर्फ जो ओवरऑल हमारे पास है वो -90 का पोटेंशियल है। अब ये -90 बना कैसे है, -94 बना है कि जो सोडियम पोटाशियम लीक कर रहा है, और जो +8 बना है ये सोडियम की इनसाइड लीकेज है, और ये जो -4 है ये दोनों की पंपिंग से जो बना है। तो -94 और -94 और -4 -98 और प्लस करें तो प्लस मतलब -98 +8, तो ये -90 मिली वोल्ट बन जाता है। तो इस तरह मेंटेन हो रहा है। यही सारी बात इधर कहानी में बताई होगी उसने। अच्छा, उसके बाद
ये ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सारी बातें इसमें भी लिखी हुई हैं आगे। उसके बाद आपने आ जाना है न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल किस तरह पैदा होता है। ये वाइवा में क्वेश्चन आता है कि एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसके बाद इसकी ना स्टेजेस क्या होती हैं, स्टेजेस बताओ आप। तो रेस्टिंग स्टेज आपने बतानी है, ये वाली रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजिंग स्टेज, रीपोलराइजिंग स्टेज और हाइपरपोलराइजिंग स्टेज। तो एक एक पे ना आईने के बेसिस भी बताने, पहले स्टेज बतानी है और इस स्टेज पे ये स्टेज किस वजह से हो रहा है ये बतानी है कि रेस्टिंग स्टेज पे ऐसे कौन से आइन इनसाइड या आउटसाइड मूव कर रहे हैं वो बताने हैं। डीपोलराइजिंग में भी बताने हैं, रीपोलराइजेशन में भी आईने के बेसिस बतानी है। तो इनकी डिटेल यहाँ पे आगे उसने सारे दी हुई है। यहाँ पे डीपोलराइजिंग स्टेट है, उसमें भी आइन बेसिस बताई होंगी, रिपोलराइजिंग में भी, फिर वो वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल का रोल उसने बताया होगा सारा। तो ये सारा एक एक्शन पोटेंशियल किस तरह पैदा हो रहा है वो बताया होगा उसने। तो ये फिगर आपने करनी है, ये आपको ना एक डिटेल बताएगी कि किस तरह ये सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह ओपन हो रहे हैं या किस वोल्टेज पे क्लोज हो रहे हैं। ये वोल्टेज आपको आनी चाहिए किस पे कौन सा ओपन होता है और कौन सा क्लोज होता है। अच्छा, उसके बाद वोल्टेज क्लम्प मेथड दिया हुआ है आगे, ये आपने नहीं करना मेजरमेंट के लिए, ये सारा जो ब्लैक बॉक्सेस में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखा हुआ है कि समरी लिखी हुई एक्शन पोटेंशियल की, ये जस्ट आपने रीड करनी है, कुछ खास इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ अदर आयन इन एक्शन पोटेंशियल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कैल्शियम का ना अच्छे से रोल याद करना है, ठीक है। कैल्शियम का रोल आपने याद करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी इंटर सेलुलर में दोनों को उसने बताया होगा, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम आगे, कैल्शियम आयंस की ना कार्डिक मसल में स्मूथ मसल के बारे में बताया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया से हमें टेटनी कैसी होती है, यानी कैल्शियम का सारा रोल उसने बताया है। तो इसमें ना आप कार्डिक मसल का भी देखेंगे स्मूथ, और उसके बाद स्मूथ मसल में भी कैल्शियम का रोल देखेंगे, क्योंकि कैल्शियम आयन का ना तीनों में उसने रोल बताया है, स्केलेटल मसल में भी, कार्डिक में भी, स्मूथ में भी। तो ये आपने करना है, ऐसे टेटनी कैसे होती है ये बताना है आपने। उसके बाद आगे जितना ये लिखा हुआ ना ये आप बेशक छोड़ दें या कर लें, इसमें कोई खास नहीं है, बस रीड ही एक दफ़ा। उसके बाद प्रोपगेशन है, ये भी आपने जस्ट रीड करना है, सिंपल सादा सी बातें लिखी हुई हैं वो आपने करनी है। मेन जो चीज़ आपने करने वाली है वो है ऑल और नॉन प्रिंसिपल। ये वाइवा का क्वेश्चन है, आपने ये अच्छे से करना है। ऑल और नॉन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये सेफ्टी फैक्टर ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, इसका फार्मूला आना चाहिए, ये फैक्टर होता है कितना है। उसके बाद ये जितना आगे ये वाला पैराग्राफ है ये आपने जस्ट रीड कर लेना, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। प्लेटू ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लेटू बनता किस आयन की वजह से है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। किन मसल्स में बनता है और किन चैनल्स की वजह से बनता है, ये चीज़ें बताऊँ। तो इधर उसने ना डिटेल लिखी होगी कि कौन से एक चैनल का नाम लिखा हुआ है, दूसरे का नाम लिखा हुआ है, किन मसल्स में हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें उसने स्मूथ मसल और कार्डियक का लिखा होगा, ये चैनल्स का पता हो कि किन चैनल्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद रिदमिसिटी है, ये आपने जस्ट रीड करना है। रिदमिसिटी सिर्फ स्मूथ और उसने ना कार्डिक मसल में बताई होगी कि बार बार रिदम से आयन रिलीज़ हो रहे हैं और उनमें एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है। ये आपने जस्ट रीड करना। इधर एक ना MCQs बन सकता है ये वाले से लाइन में, ये आपने ये वाली लाइन जो मैंने ब्लू में मार्क की हुई है ना, इधर आगे भी ये ब्लू में मार्क, इधर ड्रग का नाम भी लिखा हुआ है मैंने, ये वाला आपने ना अच्छे से करना है, ड्रग का नाम और ये वाली चीज़। अच्छा, उसके बाद आगे वो रिदमिसिटी की डिटेल लिखी हुई है, ये आपने जस्ट सिंपल रीड करते जाना है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है एक ना, अगर एक्शन पोटेंशियल बन चुका है आगे वो मूव किस तरह करता है, उसके लिए नोड ऑफ रेनिवेयर का पता हो, मेलिन शीट किस तरह बनती है, स्फिंगोमेलिन से बनती है। नोड ऑफ रेनिवेयर की दोबारा ना इसका ये माइक्रोमीटर पता हो और इसकी ना डेफिनेशन आती है। उसके बाद साल्टेटरी कंडक्शन, ये अगर SCQs आता है तो ये SCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाइवा में बहुत दफ़ा है। साल्टेटरी कंडक्शन होती क्या है, उसके ना इसके फ़ायदे क्या हैं, दो रीज़न बताओ। तो ये एक रीज़न इधर लिखी हुई है, एक रीज़न ना अगले पेज इस पर ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने दो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बस सिंपल रीड है, कोई ख़ास चीज़ इसमें भी नहीं है, ये आपने ना मिस करवा देना है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आपने आगे आ जाना है, इसमें ना दो पोटेंशियल के नाम लिखे होंगे, अक्यूट लोकल पोटेंशियल और अक्यूट सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन आता है वाइवा में, रिफ्रैक्टिव पीरियड की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की डेफिनेशन, जी आपको दो डेफिनेशन आने चाहिए, रिफ्रैक्टिव पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की डेफिनेशन, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड की इधर लिखी होगी या आपने गूगल कर लेनी, उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की ये वाली लिखी हुई है। उसके बाद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के जितने नाम लिखे हुए हैं ना, पोरोकेन, टेट्राकेन, ये कैल्शियम आयन, ये आपने अच्छे से बताने हैं, इनके नाम वाइवा में आते हैं कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के नाम बताएं, तो ये वाले करने हैं आपने। ये वाला चैप्टर यहाँ तक है। इस चैप्टर की और बहुत सी डिटेल है जो आपने जेपी से करनी है।